Hello, champs. I hope you all are doing great. So, continuing with our video series on redemption of debentures, this is video number 2. Last video में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनीज को डीआरआर बनाना होता है. उसे बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डीआरआर. आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. तो जैसा आपको पता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनीज को पैसों की जरूरत होगी, तो कंपनीज एक्ट कहती है कि पहले से ही पैसे कुछ सेट असाइड कर देने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. और इस रिजर्व को आप यूज नहीं करेंगे फॉर एनी पर्पज अदर देन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इसे आप क्रिएट करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. इसे क्रिएट करने की जर्नल एंट्री जो हमने पढ़ी थी, दैट वाज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल टू डीआरआर. देन जो हमारे रूल्स हैं, रूल 18 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स, जो कि अमेंड हुए थे 2019 में, उनके अकॉर्डिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है डीआरआर क्रिएट करने की. अगर आप एक बैंक है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो आपको डीआरआर नहीं बनाना. अगर आप एक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो भी आपको डीआरआर नहीं बनाना. अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, बी इट एनबीएफसी, एचएफसी या अदर, तो भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी है तो डीआरआर नहीं बनाना, एचएफसी है तो डीआरआर नहीं बनाना, बट अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इतना डीआरआर बनाना है. मोर अबाउट दिस परसेंटेज इन टुडेज वीडियो. ठीक है. उसके बाद फिर हमने बात की थी कि कंपनीज एक्ट कहती है कि ठीक है, आपने डीआरआर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सोच के देखो दैट इफ यू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और उस इन्वेस्टमेंट को आप रिडेम्पशन से पहले सेल कर दें, तो आपके पास पैसे आएंगे और उन पैसों से आप कंफर्टेबली रिडेम्पशन कर सकेंगे. सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यानी वो कंपनीज जिन्हें रिडेम्पशन करनी है डिबेंचर्स की, उन्हें डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए. बट ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिन्होंने डीआरआर बनाया था वही डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगी, ऐसा नहीं है, इसके भी रूल्स हैं. देन द बेसिक जर्नल एंट्रीज दैट आई टॉट यू, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे क्योंकि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ये एक एसेट आपका क्रिएट हो रहा है और आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, तो टू बैंक. फिर जब आप इन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज कर देंगे, सेल कर देंगे, तो पैसे आपके पास आएंगे और वो जो एसेट क्रिएट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो खत्म हो जाएगा. सो दीज आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर डीआरआई. देन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप एक बैंक है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो आपको डीआरआई मतलब इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप एक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, चाहे एनबीएफसी, एचएफसी या अदर, आपको 15% डीआरआई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. 15% ऑफ व्हाट, आई जस्ट टेल यू. और अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी है तो इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एचएफसी है तो इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो 15% of the nominal value of debentures which are to be redeemed in the current financial year, उतना आपको इन्वेस्ट करना होगा. More about this in today's video, यहाँ पे आप देखेंगे. ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या डिस्कस करेंगे. दिस वाज व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास. नाउ एक जो फ्लो ऑफ द क्वेश्चंस होता है, इस चैप्टर में आपको कोई बड़े क्वेश्चंस तो करने नहीं, बिकॉज एमसीक्यूज पे हमारा फोकस है, बट फिर भी जो फ्लो ऑफ द क्वेश्चंस होता है उसमें कैसे हम करते हैं, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल. देखो, सबसे पहले डिबेंचर्स इशू होंगे जिनकी एंट्रीज आपको आती हैं, यू नो दीज एंट्रीज. उसके बाद अब आपको पता है दैट आफ्टर 3 years 5 years आई हैव टू रिडीम द डिबेंचर्स, सो यू वुड क्रिएट डीआरआर. और डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री आपको पता है. द बेसिक एंट्री इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल टू डीआरआर. वैसे आप जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद अब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इफ रिक्वायर्ड. फिर रिडेम्पशन से पहले आप इस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज कर देंगे, सेल कर देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद आप रिडेम्पशन की एंट्रीज करेंगे, रिडेम्पशन फाइनली कर देंगे, और एंड में आप पता है क्या करेंगे,
जो हमने डीआरआर क्रिएट किया था, जिसपे हमने लॉक लगा दिया था, लाइक आई सेड इन द लास्ट क्लास, जिसपे हमने लॉक लगा दिया था, उस लॉक को अब हम हटा देंगे क्योंकि रिडेम्पशन हो चुकी है। अब डीआरआर की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ये हमारे प्रॉफिट्स हैं which are available for distribution of dividend, इसमें से कुछ प्रॉफिट्स में डीआरआर में ट्रांसफर करूंगी एंड आई लॉक दिस रिजर्व, आई विल नॉट यूज इट फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ व्हेन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैज टेकन प्लेस, फिर आप इस लॉक्ड रिजर्व को अब खाली कर दो, ट्रांसफर इट बैक। तो यहाँ पे डीआरआर से हम लॉक हटा देते हैं एंड वी ट्रांसफर द डीआरआर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि आपको पता है जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है। तो जो लॉक लगा हुआ था डीआरआर पे वो अब हम हटा देंगे और इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। आप प्लीज इसकी एंट्री लिख लीजिए यहाँ पर। वेरी सिंपल, डीआरआर की क्रेडिट नेचर होती है बट अभी एक ट्रांसफर हो रहा है टू जनरल रिजर्व, तो इसे हम डेबिट कर देंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इतना आप समझिए कि एंड में जब रिडेम्पशन हो जाती है फिर हम डीआरआर को फ्री कर देते हैं और इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, प्लीज राइट दिस एंट्री। ओके, ठीक है जी। आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज आती है? यस। आपको डीआरआर क्रिएट करने की एंट्रीज आती है? यस, एक ही एंट्री है। आपको डीआरआई मतलब इन्वेस्ट करने की एंट्री आती है? यस, डीआरआई टू बैंक। आपको इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की एंट्री आती है? यस, बैंक टू डीआरआई। आपको रिडेम्पशन की एंट्रीज आती है? नो। आपको डीआरआर को फ्री करने की एंट्री आती है? यस। ओके, अब क्या रह गया, मैं आपको रिडेम्पशन की एंट्रीज सिखाती हूँ, बेसिक एंट्रीज। आपको पता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन टेक प्लेस एट पार और एट प्रीमियम। रिडेम्पशन कैन नॉट टेक प्लेस एट अ डिस्काउंट। इशू जो होता है, इशू कैन बी एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, बट रिडेम्पशन इज ओनली एट पार और प्रीमियम, क्योंकि जितने पैसे आपने लिए थे डिबेंचर होल्डर से उससे कम नहीं लौटाओगे, तो डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिडेम्पशन की, सॉरी, रिडेम्पशन की बेसिक एंट्रीज। ठीक है, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए और ये बहुत ही सिंपल है। बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ रिडेम्पशन, देयर आर 2 एंट्रीज दैट वी विल लर्न। इसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इफ रिडेम्पशन इज एट पार, इफ रिडेम्पशन इज एट पार and if redemption is at a premium, if redemption is at a premium. Okay, चलिए सिंपली देखते हैं, वैसे इजिली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से 100 रुपीज का डिबेंचर है फेस वैल्यू और 100 पे ही हम उसको रिडीम कर रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? बिल्कुल बेसिक। यहाँ पे आप डिबेंचर्स खत्म कर रहे हो, डिबेंचर्स आपकी एक लाइबिलिटी थी एज अ कंपनी, आप उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो आप डेबिट करेंगे। वैसे डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट पे आते हैं ना, बट यहाँ पे लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो जो भी नाम है डिबेंचर्स का, जैसे 10% डिबेंचर्स, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि एक ही डिबेंचर है, वैसे तो ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होगा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पे पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को अपना क्रेडिटर बना देंगे। दिस इज लाइक अ ड्यू एंट्री, कि पहले हमने अमाउंट ड्यू किया जो उन्हें हमने पे करना है। तो 100 रुपीज का डिबेंचर है, दैट इज द फेस वैल्यू, और 100 रुपीज ही हमने उनको देने हैं बिकॉज रिडेम्पशन इज एट पार। और नेक्स्ट एंट्री में बस अब आप उनको पैसे दे दो जितने से आपने उन्हें अपना क्रेडिटर बनाया। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंपनी के पैसे जा रहे हैं। दीज आर द 2 बेसिक एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन टू बैंक, क्योंकि कंपनी के पैसे जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। जैसे इशू में भी मोस्टली 2 बेसिक एंट्रीज होती थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, then debenture application and allotment to percentage debentures,
बट डिपेंड करता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है इशू, प्रीमियम पे भी हो सकता है। यहाँ पे भी दो एंट्रीज हैं। नाउ अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो कैसे करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मान लीजिए फेस वैल्यू है 100 और हम रिडेम्पशन के समय डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं 105 रुपीज रिडेम्पशन के समय। अच्छा आप बताइए, ये जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना है 5 रुपीज का, क्या इसकी तैयारी हमने इशू के समय ही शुरू कर दी थी? द आंसर इज यस। इशू एंट्री में हम वो दो भाई लिखते थे ना, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे, जो कि सेम चीज इंडिकेट करते थे। इफ द रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम, तो इशू के समय ही हम तैयारी करते थे। डेबिट पे लिखते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट पे लिखते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जो डेबिट पे लिखते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, उसको हम राइट ऑफ कर देते थे यूजिंग एसपी, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम या एसपीएल से। याद है ना आपको, राइट ऑफ कर देते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ। और जो क्रेडिट वाला भाई था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारी बुक्स में ही अभी तक शो हो रहा है। बट नाउ व्हेन द रिडेम्पशन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, तो वो जो क्रेडिट वाला भाई है, जो हमने एक तरह से तैयारी की हुई थी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? सो डिबेंचर्स खत्म हो रहे हैं, पहले तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट। उसके बाद वो जो आपने क्रेडिट पे दिखाया हुआ था इशू एंट्री में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, विच वाज काइंड ऑफ अ प्रोविजन जो हमने पहले ही बना लिया था, अब उसका यूज होगा। जो तैयारी हमने की थी इशू के समय, अब उसका सही समय आ चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। तो इसे हम डेबिट करके दिखाएंगे। वहां पे क्रेडिट था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो डिबेंचर्स के आगे फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के आगे ये ऑफ कोर्स प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। We have to pay a total of 105 to our debenture holders. Total of 105 to our debenture holders. ठीक है जी, अब आप उनको पे कर दो। ये हमने ड्यू एंट्री की है। Now let's pay to our debenture holders. So debenture holder account debit to bank. We will pay them 105. What do you think about this? Easy ना? तो मैंने आपको रिडेम्पशन की भी बेसिक एंट्री सिखा दी है। 1 इफ रिडेम्पशन इज एट पार, 2 इफ रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे तो हो ही नहीं सकती। देख लीजिए एक बार, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आई जस्ट क्विकली रिमाइंड यू द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। इशू की एंट्रीज आपको आती है, फिर हम डीआरआर क्रिएट करते हैं, उसकी एंट्री भी आपको पता है। फिर डीआरआई मतलब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसकी एंट्री पता है। सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन की एंट्रीज आपने यहाँ सीख ली। और फिर हम डीआरआर से जो लॉक है वो हटा देते हैं और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए नाउ अब मैं आपके साथ नेक्स्ट डिस्कशन करूंगी। आई विल ऑल्सो शो यू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इन दिस वीडियो, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को करनी होती है, जिसका परसेंटेज आपको पता है 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है ये हमें कब करनी है, कब, व्हेन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वी हैव टू इन्वेस्ट। तो ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारा लेट्स से रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक। सो जो हमें लॉ ने बताया है वो ये है कि 30 अप्रैल से पहले पहले, ऑन या इस दिन या इससे पहले पहले हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए फॉर द रिडेम्पशन जो इस साल में होनी है टिल 31 मार्च। मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर में रिडेम्पशन होनी है, उन रिडेम्पशन के लिए
हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। यहाँ पे हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये हमें याद रखना है। यस, ये हमें याद रखना है बिकॉज दिस इज टोल्ड टू अस बाय लॉ। आई वुड रिपीट एंड वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अगर हमारा ये रेलेवेंट ईयर है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, तो इस ईयर की 30th अप्रैल से पहले पहले या इस डेट पर ऑन और बिफोर 30th अप्रैल I should make the investment in approved securities for the purpose of redemption जो इस पीरियड में होनी है। यानी इस पीरियड में जो रिडेम्पशन होनी है डिबेंचर्स की, उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 15% जितना भी बनेगा उतना अमाउंट आई शुड इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। Please note this down and you will understand this better when I show you the questions. Are we ready for the questions? Okay, चलिए, I will show you the questions now. तो मैं आपको 6 questions practice करवा रही हूँ इस वीडियो में, then we'll practice more of course. स्टार लिमिटेड एक अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी कंपनी है। तो याद कर लो जरा वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, रूल 18 ऑफ द कंपनीज रूल्स। अनलिस्टेड कंपनी है और ये एनबीएफसी या एचएफसी नहीं है, ठीक है। इट हैज आउटस्टैंडिंग 10,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसके पास डीआरआर में ऑलरेडी 50,000 का बैलेंस है। आपको ये बताना है कि उसे और कितना डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है। पहले तो ये बताओ, ये अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, क्या इसको डीआरआर बनाना भी है? द आंसर इज यस। आई वांट टू शो यू इफ यू हैव फॉरगॉटन। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था हियर, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, तो आपको बनाना है। इफ यू आर एन अदर अनलिस्टेड कंपनी 10% का डीआरआर होना चाहिए। नाउ 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, राइट। तो ये बनता कितना है? मेरे पास जो टोटल डिबेंचर्स है वो है 10,000 इंटू 100, दैट इज द फेस वैल्यू। सो दिस बिकम्स 10 लाख। 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख। इतना मुझे डीआरआर चाहिए, बट आई ऑलरेडी हैव अ डीआरआर ऑफ 50,000। सो जो मुझे फर्दर डीआरआर क्रिएट करना है दैट इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, बात समझ में आती है? देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप रामन लिमिटेड ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसे रिडीम करने हैं 1,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑन 31 मार्च 21। आपको ये बताना है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। तो जितने डिबेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उसका 15%। तो यहाँ पे फेस वैल्यू का, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है? 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 वुड बी 1 लाख। 15%, सिंपली 15,000 हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस लिमिटेड ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, ना ये एनबीएफसी है ना ये एचएफसी है। इससे रिडीम करने हैं 2,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 31 दिसंबर 21। आप बताइए कि इसको इन्वेस्ट कब कर लेना चाहिए, ऑन और बिफोर? तो देखो, ये वाली जो डेट है रिडेम्पशन की, दिस इज 31 दिसंबर 21। तो मैंने जैसे आपको बताया था ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को। तो इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग ये है, ये डेट बनेगी ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 21 आई शुड इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सो 30th अप्रैल 21 और अमाउंट कितना? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विच आर टू बी रिडीम्ड। ओके, नेक्स्ट। ग्लोबल सेविंग्स बैंक लिमिटेड, बैंक है ये, is to redeem some debentures. How much it should transfer to DRR? nil, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, तो डीआरआर नहीं बनाना, बिकॉज यू आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। अर्पित फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड, ध्यान से देख लेना,
ये एक लिस्टेड एनबीसी है, बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यहाँ पे एफ वर्ड मिस हो गया है, इज टू रिडीम इट्स डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू रुपीज 2,50,000 ईच ऑन 30th June 20, 30th September 20, 31st December 20 एंड 31st March 21। आप ये बताइए कि 30th April 20 ऑन और बिफोर दिस डेट हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो देखो एक बार ध्यान से देख लेना, रिडेम्पशन की डेट्स क्या क्या है। एक है 30th June 20, एक है 30th September 20, एक है 31st December 20 और एक है 31st March 21। तो ये सभी एक ही फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी 1st April 20, तो ऑन और बिफोर 30th April 20, ऑन और बिफोर हमें इन सभी रिडेम्पशंस के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितनी रिडीम होगी, 2,50,000, यहाँ पे भी 2,50,000, यहाँ पे भी 2,50,000, यहाँ पे भी 2,50,000, बिकॉज ईच लिखा है। तो इन सबको ऐड करो और इनका 15% फाइंड आउट करो, दैट शुड बी द अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन और बिफोर 30th April 20। ठीक है, सो 10 लाख बनेगा ये, 10 लाख का 15% इज 1,50,000। दिस इज द आंसर, राइट विषय। समझ में आ रही है ना आपको डेट्स कैसे देखनी है फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। अनुराग लिमिटेड एक लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एक लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है डिबेंचर रिडेम्पशन में, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इज टू रिडीम इट्स डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 2,50,000 ईच ऑन 30th September, 31st December, 31st March और 30th June नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। हमें ये बताना है कि ऑन और बिफोर 30th April 20 हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बार मैं डेट सारी लिख देती हूँ। ये साल जो है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिडेम्पशन होनी है वंस ऑन 30th September 20, देन एक बार होनी है रिडेम्पशन 31st December 20, एक बार होनी है 31st March 21। ये हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, बट एक रिडेम्पशन इसके आगे चली गई है 30th June 21। तो जो इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है ऑन और बिफोर 30th April, दैट इज एक्चुअली फॉर दिस, यहां तक की रिडेम्पशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉट फॉर दिस, बिकॉज वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चली गई है। तो यहाँ पे रिडेम्पशन जब भी होनी है वो है 2,50,000 ईच। सो 2,50,000, देन 2,50,000, देन 2,50,000, इनको हम ऐड करेंगे और इनका बनेगा 15% आंसर। सो 15% ऑफ 7,50,000 विल बी 1,12,500। I hope आपको ये बातें समझ में आई and this video helped you. If it did, please like the video, please support our channel, subscribe to our channel, और बाकी videos मैं आपके साथ cover करूंगी. We'll do some more multiple choice questions practice. These are very important for your exam. चलो अब मिलते हैं next video में.